अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, 5 फरवरी हर साल हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि कश्मीरियों की आवाज़ किस तरह से बना जा सकता है और मसला कश्मीर क्या सिर्फ और सिर्फ किताबी बनकर रह जाएगा। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ बात करेंगे मुल्क की मईशत का जो हाल है। IMF के पास हम गए हैं, क्या क्या उनकी शराइत मानी जाएंगी, मईशत को किस तरह से सहारा मिलेगा और आगे मुल्क और अवाम को किस तरह से इससे बचाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पे आखिरी हिस्से में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत लीडर मिशाल मलिक साहिबा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, हर साल हम 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाते हैं। आज भी हमने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। सिविल सोसाइटी हो, हुकूमती सतह पर हो, सियासी जमातों हो, सब ने रैलियां भी निकाली, इजहार यकजहती भी किया, लेकिन कश्मीरियों का जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता। कश्मीरियों के साथ जो वहाँ पर नाइंसाफ़ी और जो सलूक किया गया है वो भी कोई समझ नहीं सकता। हर कश्मीरी अपने आप में एक मिसाल है और हमारे साथ इससे पहले भी जब भी हम बात करते हैं इस साल, हमें हर कश्मीरी की एक दास्तान नज़र आती है और वो ये दास्तान सिर्फ हम तक ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में अपनी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल की सूरत में हुर्रियत लीडर मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने हस्बैंड की जदोजहद को उनको सपोर्ट किया, बल्कि कश्मीरियों की आवाज़ बनी और आज भी अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड पर रखकर उसके लिए जो उनके जज्बात हैं वो आपने ट्विटर पर देखे कि उन्होंने यासीन मलिक साहब के नाम जो उन्होंने लिखे वो एक नज़म की सूरत में वो आपने देखे। लेकिन इसके अलावा कश्मीरियों के लिए भी वो आवाज़ बनी है। उनका जज्बा जो है, उनका हौसला जो है, वो तमाम कश्मीरियों की तरह वो बुलंद है और आज भी उनके साथ यकजुबा है और हम उन्हीं से आज बात करेंगे। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। मिशाल मलिक साहिबा, सबसे पहले तो आज 5 फरवरी के दिन को पाकिस्तान जिस तरह से इजहार यकजहती करता है और आज भी किया गया, आप क्या समझती हैं कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन आपको मज़ीद बेहतरी की तरफ लगता है कि होना चाहिए? देखिए, ये जो दिन वैसे भी एक सिंबॉलिक डे है, 5 फरवरी, और पिछले 33 ईयर्स से मनाया जा रहा है और इसके अंदर हम देखते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक पूरी दुनिया को एक सिविलाइज वे में एक अवाम की 22 करोड़ अवाम का सपोर्ट जो है वो दिखाती है मौजूदा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। बट हम देख रहे हैं कि हर साल पिछले 75 सालों से जुल्म की जो दास्तान है वो बढ़ती गई। जब हिंदुस्तान ने अपना कब्जा जमाया जबरन, उसके बाद से लेकर अब तक 1947 के बाद से अब तक हमने देखा 10 लाख हिंदुस्तान की वहाँ पे दहशतगर्द आर्मी है और 5 अगस्त 2019 के बाद तो अब इंडियन पब्लिक भी वहाँ पर अब आ गई है लैंड ग्रैब करने के लिए, वोटर राइट्स। तो हर लिहाज से एग्रीवेशन ही हो रही है और राइट्स जो हैं कश्मीरियों के, उनको तलब करने की जो पेस है वो इस एक्सटेंट पे चली गई कि आप चाहे सोशो पॉलिटिकल राइट्स हों, रिलीजियस राइट्स हों, पॉलिटिकल राइट्स हों, इकोनॉमिक राइट्स हों, राइट टू लाइफ हो, सारे राइट्स जो हैं उनके डिप्राइव हैं कश्मीरी नेशन के। और अब तो ये है कि अपनी जमीन के ऊपर कंप्लीट रेफ्यूजी जो हैं, प्रिजनर्स तो वो हैं ही, मगर अपनी जमीन पे प्रिजन भी है और अपनी जमीन के ऊपर उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया। जी, आपको मिशाल मलिक साहिबा, आपको नहीं लगता कि ये दिन ब दिन बदतर सूरत हाल हो रही है और इसके ऊपर बजाय के जाहिर है कि आलमी बरादरी इसके ऊपर इस आवाज़ को सुनती, इसको सलब किया गया है और इंडिया मज़ीद ताकतवर हुआ है, अपनी ताकत का जोर ज़्यादा आजमाया है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, इनकी एक कैपिटलिस्ट दौर है ये दुनिया का और दुनिया इंडिया की मार्केट को ज़्यादा एक्सप्लोर करती है कि वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके प्रॉफिट, उनके डिविडेंड ज़्यादा होंगे क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है। मगर बात ये समझने की है कि ये जिस सिविल वॉर की तरफ इंडिया चल पड़ा है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ कर रहा है और जो उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो पोस्ट कन्वर्जन है क्रिश्चियंस की, एथनिक क्लेंजिंग कराई जा रही है मुसलमानों की, सिखों को उनके राइट सप्रेस किए जा रहे हैं, दलित अनटचेबल्स उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो हम देख रहे हैं कि एनार्की की सिचुएशन है विद इन इंडिया, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इन कमिंग ईयर्स
वहाँ पे जितनी भी हैवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे बाहर के ममालिक ने और मुस्लिम उम्मा ने भी की हुई है, तो डू यू थिंक इट विल रिमेन सिक्योर? इट कांट बिकॉज वो अपनी मुल्क में डिफरेंट मज़ाहिब और रंग के लोगों को हिंदुत्व टॉलरेट नहीं कर रही, मॉडरेट हिंदूज को, हाउ विल इट टॉलरेट द वेस्टर्न वर्ल्ड, द मुस्लिम उम्मा, उनके ममालिक के जो लोग हैं, डिफरेंट मज़ाहिब के हैं, डिफरेंट नेशन के हैं। तो अभी भी हम बहुत से केसेस देख रहे हैं वहाँ टूरिस्ट के ऊपर जिस तरह रेप और अटैक किया जा रहा है, और उसमें ज़्यादातर RSS माइंडसेट के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। तो I don't see a very bright future for all those foreign investors in India because in such extremist sentiments कोई भी चीज ग्रो नहीं कर सकती। और RSS तो खुद एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल भी करी और खुद भी वो एक एटॉमिक बॉम्ब बना रही है, एक दहशतगर्द तंजीम। तो ये तो बहुत खौफनाक जो हालात हैं इंटरनली इंडिया के। तो ये अभी फिलहाल साथ दे दें, इंडिया का शौक है सबका, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। जी ठीक है। मिसाल मलिक साहब, आपको इस वक्त जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है वो क्या है? आप कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ के हालात वाक़यात की कि इस वक्त वहाँ पे क्या सिनेरियो है? के हालात तो ऐसे हैं, इतने खौफनाक हालात हैं कि देखें, एक बॉम्ब ब्लास्ट अभी हाल ही में बड़ा दहशतगर्दी हुई है पेशावर में, कितने लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हो गए हैं, पूरा मुल्क जो है वो शोक में, दुनिया हिल गई है। ये बहुत अफसोसनाक दहशतगर्द वाक़या हुआ, बट इमेजिन ये डेली इंसिडेंट्स इसमें हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 75 ईयर्स एक नेशन के ऊपर। अब तो आप और मैं, मतलब कि मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकती हूँ, बट अंदाजा नहीं लगा सकती दुनिया के कितना जुर्म, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की जो इंफॉर्मेशन के ऊपर बैन है, वहाँ पे फॉरेन ऑब्जर्वर्स नहीं जा सकते, फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं जा सकती, स्टेटिस्टिक्स ठीक नहीं आते हैं वहाँ जो कुछ हो रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक सदी का मैं समझती हूँ कि एक जेनोसाइड हो रहा है और राइट टू डाई है। अच्छा, ये मिसाल मलिक साहिबा, जब से ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की है इंडिया ने, उस वक्त से लेकर पाकिस्तान की जानिब से आपको क्या लगता है कि क्या कोई मज़ीद एफर्ट्स करनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं? कहीं लैप्सेस नज़र आते हैं आपको? लेकिन बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यही है कि अब पाकिस्तान के ना जो फोकस के वो UN की करारदादों के मुताबिक जो हमारा असल जो मकसद है कि हमें आज़ादी मिले, हक़ ख़ुदरादियत मिले, उसके लिए हमारी कुर्बानियाँ और जद्दोजहद हैं। तो अब ये बायलैटरलिज्म या किसी भी किस्म की एक्सपेक्ट करना कि इंडिया की तरफ से कोई कामनेस आएगी या वो डायलॉग पर आएंगे, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वो डायलॉग पर नहीं आए, क्योंकि पिछले 50 साल डायलॉग बाजी में इंडिया ने धोखा ही दिया है। और खासतौर पर मोदी ने जो कुछ शहरा काटी है 5 अगस्त के बाद और लीडरलेस किया हमारी पूरी तहरीक को। यासीन साहब का आप हाल देते हैं, उनको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। गिलानी साहब शहीद हो गए और कितने रहनुमा हैं, अशरफ सराई साहब को जेल में जहर दे दिया गया, आसिया साहिबा हैं, सबीर शाह साहब हैं, सब जेलों के अंदर कैदों में उनको बहुत अधीन है। जाहिर है कि कैफियत में तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, किलर से आप निगोशिएट नहीं कर सकते जब तक कोई इंटरनेशनल डंडा नहीं पड़ता या कोई ऊपर मॉनिटरिंग बॉडी नहीं होती। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के बगैर कोई चारा ही नहीं है। और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का मतलब ही ये है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हम अब फोकस करें पाकिस्तान अगले कम से कम 5 से 10 साल, नॉट टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल बट टू गेट freedom for the Kashmiris and to hold India accountable. Thank you. जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिसाल मलिक साहब, और इस वक्त वो कश्मीरियों के राइट्स के ऊपर ज़ाहिर है बात कर रही थी कि इस वक्त कश्मीरियों का जो हाल है कि वहाँ पर हर रोज़ एक दिल दहला देने वाला वाक़या होता है, हर रोज़ हर घर में ऐसे एक जनाजा उठता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर इंडिया सब जो है इस पर खामोश तमाशाई बने हैं, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा से 5 फरवरी का दिन इसलिए मनाती है, वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है ही, लेकिन एक मैसेज ज़रूर है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि एक मुल्क और उस मुल्क की कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, उनकी आज़ादी के लिए उनकी आवाज़ के साथ खड़ी है। तो ये यकीनन जो है ये एक ना एक दिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और इंडिया को भी इस आवाज़ को सुनना होगा, दबाने से कुछ नहीं होगा, ना आज तक हो सका है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त मईशत का क्या हाल है और IMF के साथ क्या क्या शराइत तय हो रही हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, 5 फरवरी का दिन हम हर साल कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाते हैं और आज भी हमने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। सिविल सोसाइटी हो, हुकूमत हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर सतह पर आवाज़ उठाई गई। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के लिए यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों का मसला हल होना चाहिए, यह पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया। लेकिन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, हम बात करेंगे। मिसाल मलिक हुर्रियत लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी मिसाल आप हैं, यासीन मलिक की वाइफ हैं, जिनको इस वक्त वो लाइफ टाइम जेल में है। इस वक्त इंडिया ने उनको सेंटेंस किया है। तो वो अपनी मिसाल आप हैं। ना सिर्फ वो यासीन मलिक के साथ एज अ सपोर्टर मौजूद हैं, बल्कि कश्मीरियों के साथ उनकी आवाज़ बनकर उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करती। तो उनसे बात करते हैं। मिसाल मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उस पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त हमारी जो मईशत का हाल है, इससे निकलने के लिए हम IMF के पास हैं, निगोसिएशन हो रही है, IMF की अपनी शराइत सामने आ रही हैं, टेक्निकल तकरीबन हमने उनके साथ मामलात तय कर लिए हैं, आप पॉलिसी पर उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि IMF की तमाम शराइत हम मान कर अपनी मईशत को बचा सकते हैं? देखिए, आई थिंक अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई थिंक IMF की शराइत हमें माननी पड़ेंगी और अगर हम मान गए हैं तो इसको अब ट्रांसलेट करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट में, जिसका मतलब है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक अनाउंस हो जाए ताकि दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान एक रिकवरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि IMF का होना बहुत जरूरी है उस रिकवरी के लिए। उसके बाद फिर ये IMF के बोर्ड में भी जाएगा, उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये अनाउंसमेंट अगर इनके जाने से पहले हो जाए तो उससे हालात बहुत बेहतर होंगे। जो हमारी इस वक्त बिल्कुल एक डेस्परेट किस्म की सिचुएशन पैदा होती जा रही है, जिसमें हमारी तमाम सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं, जो हमारी तजारत है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई है, इंपोर्ट्स जो हैं वो आपके पोर्ट्स पे किश्तियों में पड़ी हैं, हम उनको ऑफलोड भी नहीं कर सकते और क्योंकि हमारे पास डॉलर्स का फ्लो खत्म हो चुका है, तो वो सारी चीजें फिर रिवाइव होनी शुरू होंगी। तो ये तो एक पहला स्टेप है और उसके साथ थोड़ी सी अगर स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट करेंगे तो फिर हमें उम्मीद है कि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स वापस आनी शुरू हो जाएंगी, रेमिटेंसेस वापस आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट भी कुछ उससे बेहतर आए और रुपए की वैल्यू स्टेबलाइज होगी, ऑलबीट के वो 275 280 में होगी और इन्फ्लेशन भी बहुत होगी, लेकिन ये जो गिरावट रोजाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं वो बंद हो जाए। जी ठीक है, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब हम इससे पहले ये गवर्नमेंट PDM की आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं, एक अब हमें उनकी हर वो शराइत माननी है जो कि PTI करके गई थी और हम मुश्किल फैसले करके मुल्क को, मईशत को बचा लेंगे। वो हम IMF के पास गए, मुश्किल फैसले भी आ गए, अवाम पर बोझ भी डाल दिया और उसके बाद भी मईशत को वो सहारा नहीं मिल सका जो होना चाहिए था। तो अब भी अगर हम IMF की शराइत एक एग्रीमेंट की सूरत में साइन कर भी लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम इस भंवर से निकल सकते हैं जो इस वक्त है? कि आप देखें कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो 3 बिलियन के करीब मौजूद हैं, ऑयल हमारे पास हो सकता है कि 7 दिन का है या 8 दिन का, हो सकता है कि IMF से हम अगर एग्रीमेंट साइन टाइम पर नहीं कर पाते तो वो भी खत्म हो जाए। देखिए, पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया। सबसे पहले तो रजीम चेंज की वजह से उस वक्त हमारे 17 अरब डॉलर थे रिजर्व्स में,
वो रिजर्व्स हमारे खत्म होने शुरू हुए, रजीम चेंज की वजह से ही हमारी करेंसी गिरनी शुरू हुई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एकदम आसमान पे चली गई, पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो 2-3% होता है वो 100% पे चला गया। उसके बाद मिफ्ता साहब जो थे उन्होंने भी अपना वक्त लिया, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, हालांकि अप्रैल में ही मुआहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उनको समझ आते आते या वो कंसेंसस पीडीएम में डेवलप करते करते उनको 4-5 महीने लगे, जिसके दौरान आपके रिजर्व्स खासे डिप्लीट हो गए। उसके बाद फिर जब सागदार साहब आए, उन्होंने डॉलर की ऊपर एक कैप लगा दिया कि इससे ऊपर नहीं हम जाने देंगे और इसी पे हम ट्रेड करेंगे। उसकी वजह से डॉलर मार्केट से गायब हो गए, और गायब होने की वजह से हमारी तमाम तजारत जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई, वो बल्कि तबाह हो गई, और उसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, बहुत सी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कर्टेल हो गई हैं, सप्लाई जो है उसमें इंपोर्ट जो चीजें होती हैं वो मिल नहीं रही, सो यहाँ पे लेबर जो है वो एम्प्लॉय हो रही है, इन्फ्लेशन आसमान पे जा रही है, और कर्जों की वापसी का तो अभी बंदोबस्त हुआ ही नहीं। सो आई थिंक ये जो है आपको IMF के साथ अगर प्रोग्राम हो जाता है इमीडिएटली, तो ये मुश्किलात जो अभी हम फेस कर रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। इन्फ्लेशन आगे से ज्यादा होगी, महंगाई बहुत ज्यादा आम आदमी पे उसका असर है, वो और बुरा असर होगा, और उसके लिए कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू होगी, उसके बाद आपने कर्जों की वापसी, जो कर्जों की अदायगियां हैं उसकी तो बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ज़िमनी सवाल इसमें ये है, इसमें ज़िमनी सवाल ये है कि इससे पहले भी जब हम IMF के पास गए थे और IMF के साथ मुज़ाकरात भी हुए, हमने डिमांड्स भी मान ली, फिर भी उसके बाद हमें जो है वो लोन पास नहीं हो रहा था, हमें किस्त मिल नहीं रही थी, फिर आर्मी चीफ को कहना पड़ा, अमेरिका को कहना पड़ा कि आप IMF से कहें कि हमें वो रिलीज करे पेमेंट, और उसके बाद जाकर हुई। तो अब भी अगर इतना वक्त लग गया तो हमारी इकोनॉमी और हम कहां पर स्टैंड करेंगे कि अगर ज्यादा वक्त लग गया तो? देखिए, अगर तो हमने ये अगले हफ्ते नहीं किया तो आई थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो उठ सकेगी, क्योंकि बड़ी जल्दी हमारे अगले 3-4 हफ्तों में रिजर्व्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे और हम डेफिनेटली डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक कि वो सिचुएशन नहीं आएगी जिस तरीके से इस वक्त अब डिसीजन IMF के साथ प्रोग्राम हो जाएगा, और अगर वो हो जाता है तो लेट्स अस्यूम के हो जाएगा, हमें क्या सराई नहीं करनी चाहिए कि नहीं होगा। तो अगर हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें अपने कर्जों पे बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेरे ख्याल में हमें सिर्फ चीन से बात करनी है, बाकियों के साथ इतना मसला नहीं है। चीन के कर्जे बहुत बड़े हैं और बहुत जल्दी हमने अदा करने हैं, और उनके कमर्शियल बैंक्स के भी कर्जे हैं, चीनी गवर्नमेंट के भी कर्जे हैं, और चीनी पावर कंपनीज के भी $1-1.5 अरब हमने देना है। तो वो हमें नेगोशिएट करके सही लाइंस पे लगाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने चीन के साथ कोई उस किस्म का राब्ता नहीं किया या बातचीत नहीं की जो सामने आए, और जिसके नतीजे में कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो वो बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाता है तो IMF के प्रोग्राम के साथ चीन का अगर एग्रीमेंट हो जाता है, सऊदी अरेबिया UAE का ऑलरेडी हुआ है जी बिल्कुल, तो आई थिंक बहुत हद तक हमारे इमीडिएट जो कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे, और फिर आपको अपनी बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो करनी है, जिसमें आपकी बिजली की रिफॉर्म्स नंबर 1 है, फिर आपने डीरेगुलेशन करनी है, फिर आपने प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस सफेद हाथी बने हुए हैं, उन पे जो खर्चा आ रहा है इस वक्त वो आपके डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो गया। तो आपको अब फाइनली प्राइवेटाइज करके अपने कर्जे उतारने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा राइट, इसके साथ साथ अच्छा इसमें अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर लूं कि ये इस गवर्नमेंट के पास ये सारा
काम करने के लिए ये इसी टाइम में अपने टेन्योर में कर लेंगे, या ये फिर नेक्स्ट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी या इलेक्शंस जब होंगे तो उसके बाद के ऊपर चला जाएगा? ये गवर्नमेंट सिर्फ इस वक्त IMF के साथ, या फिर बजट यही सिर्फ दे पाएगी, इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाएगी, और वो भी खसारे का होगा? जाहिर है इलेक्शन साइकिल है पाकिस्तान में, वो उस पे अमल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। तो असल में जो ये IMF प्रोग्राम है, इसमें भी मेरा ख्याल है कि IMF की इंसिस्टेंस होगी कि सारों का कंसेंसस लिया जाए। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब ये भी बात आ रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि सारों का कंसेंसस लिया जाए, तो ये भी बात सामने आ रही थी कि शायद वो ये चाह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऑन बोर्ड हों और वो कोई साइन भी करें, ताकि कोई भी कल को गवर्नमेंट आए तो वो उसको परसू कर सके, उसी को फॉलो कर सके, वो प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर ना सारा मलबा डालें जैसे कि आज की गवर्नमेंट डाल रही है और पहले की गवर्नमेंट डालती रही है। तो क्या देखिए, पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आपको पता है कि हमारे अदारे भी हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ अपोजिशन में, एक PTI सिर्फ अपोजिशन है, बाकी सारे PDM के मेंबर्स गवर्नमेंट में हैं। तो IMF को नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल इंतशार की वजह से IMF के प्रोग्राम जो हैं वो कामयाब नहीं होते पाकिस्तान में। जब भी कोई काम किया जाता है तो वो डिरेल हो जाता है, और आधा प्रोग्राम होता है और पैसे लेके फिर हम बाकी प्रोग्राम नहीं करते। तो इस दफा मेरा ख्याल है वो सारों से ये साइन जरूर करवाएंगे, और उसमें मेरा ख्याल है कि PTI को भी वो पूछेंगे और वो PTI से भी साइन करवाएंगे। लेकिन आई थिंक कि ओवरऑल एक किस्म का कोई बातचीत जरूर होगी जिसमें एक रोड मैप भी बनेगा कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस वक्त पे होंगे, किस मशीनरी के साथ होंगे, ट्रांसपेरेंसी के जो तकाजे हैं वो भी पूरे करेंगे। और फिर ये जो गवर्नमेंट आएगी उसमें जो केयर टेकर होंगे वो अपना कैसे काम करेंगे। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट 5 साल के लिए आएगी उसको भी कमिट करना पड़ेगा इसी प्रोग्राम के ऊपर, और उसको फिर वो इम्प्लीमेंट भी करें और रिफॉर्म प्रोग्राम को आगे लेके बढ़े। और शायद अब ये प्रोग्राम जो है ना 23वां, ये अब IMF की तरफ से आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद फिर वो आप दोबारा जब जाएंगे तो वो फिर आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मुल्क में उस किस्म की सियासी इस्तेकाम नहीं है जो एक जमहूरियत में होना चाहिए। राइट डॉक्टर साहब यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपने ये कहा है कि क्योंकि पॉलिटिकल इंतशार की वजह से किसी भी प्रोग्राम के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, जो कौमी आप एग्रीमेंट करते हैं उसके ऊपर भी सियासत वो भी सियासत की नजर हो जाते हैं। तो क्या अब अगर PTI उसका पार्ट नहीं होती, PTI IMF के इस जो भी इस वक्त उनकी शराइत है उसको नहीं मानती, साइन नहीं करती, एग्री नहीं करती, ये तो फिर क्या IMF कोई डिले कर सकता है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से और सियासत की नज़र होने की वजह से इस तरह के जो कौमी मामलात होते हैं वो भी सियासत की नज़र हो जाते हैं और बाद में फिर उनके ऊपर अमल दरामद ना होने की वजह से मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है। तो अब क्या अगर इस वक्त IMF ये शर्त रखे कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर साइन करें, तो क्या PTI एग्री होगी जो अभी PDM निगोशिएशन कर रही है? तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि PTI इसका पार्ट बनेगी इस IMF के साथ एग्रीमेंट में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से वो एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगी कि उनको कहा जाएगा कि ये एग्रीमेंट है, इसके ऊपर दस्तखत करें। मेन चीज है IMF का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंतशार जो है वो इसलिए है कि हमारी सिस्टम में अनसर्टेनिटी हर वक्त होती है। कोई कानून के मुताबिक गवर्नमेंट चलती नहीं है, और उसके बाद दूसरी जो पॉलिटिकल एक किस्म की कश्मकश है एक दूसरे से, वो भी बहुत जरूरी है। सो आई थिंक इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे फॉरवर्ड आपस में करना पड़े पाकिस्तान और पार्टीज
जिसका हिस्सा एक रोड मैप होगा जिसके तहत इलेक्शंस भी होंगे और इलेक्शंस का किरदार क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या होगा और किस टाइम फ्रेम में होंगे और कब होंगे, इसके ऊपर पहली अग्रीमेंट आपस में करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए वो एपीसी जो बुलाई गई है डॉक्टर साहब, जाहिर है कि यू आर वेल इन्फॉर्म्ड और आप भी इस पॉलिटिकल सारे सिनेरियो का पार्ट भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई है वजीर आजम साहब की जानिब से, इमरान खान साहब तो वहां पर जाने को तैयार नहीं है, तो वो भी कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आती? जी जाहिर है, मैंने जैसे कहा कि ये कोई मीडिया के ऊपर बैठ के या एक अनाउंसमेंट करने से नहीं होगा। ये रास्ते बनाने पड़ेंगे, बैकडोर चैनल्स बनानी पड़ेंगी जिसके तहत ये सारा तय किया जाएगा कि किस तरीके से आगे चलना है और जो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल है उसको कैसे एक डेमोक्रेटिक माहौल में कन्वर्ट करना है। और ये जो पकड़ धकड़ हो रही है एक दूसरे के ऊपर, बहुत सी इल्जामात लग रहे हैं और गवर्नमेंट इस वक्त एक एक्सेसिव हैवी हैंड इस्तेमाल कर रही है, ये सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा और इसके ऊपर कोई कंसेंसस और वो आई थिंक बिहाइंड द सीन्स होगा और उसमें बाकी इदारे जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो अल्टीमेटली तो कोर्ट्स भी लगता है इसमें शामिल होंगे क्योंकि इलेक्शंस जो होनी है प्रोविंशियल असेंबलीज की, उसकी तो अभी तक डेट भी नहीं आई और वो अगर उसको भी नहीं आप कर सकते तो फिर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और सो आई थिंक ये अब फाइनल आ गया है स्टेज जिसमें आपको ये सारे फैसले करने पड़ेंगे और दुरुस्त फैसले करने पड़ेंगे। स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी की तरफ जाना पड़ेगा और एक प्रोफेशनल किस्म की इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें ये जो IMF प्रोग्राम की रिफॉर्म्स हैं इनको इंश्योर करना पड़ेगा क्योंकि बार बार हम डिवेल, अब फर्दर हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है। हमने अपनी जो भी गुडविल थी IMF के साथ या दूसरे इंटरनेशनल अदारों से वो हम अब खो चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज फाइनल चांस, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। राइट अब रिफॉर्म्स भी अगर करनी है तो वो उसके लिए भी वक्त दरकार है और ये गवर्नमेंट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये तमाम कर सके क्योंकि पीटीआई भी ये दावा लेकर आई थी कि वो रिफॉर्म्स करेंगे खासकर, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। तो अब क्या पीडीएम की गवर्नमेंट में इतनी सख्त है कि ये वो रिफॉर्म्स कर सके? आई थिंक ये तो बहुत शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है और इनकी वजह से ही बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है और क्योंकि एक बहुत बड़ी कोalition है उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ताखीर हुई। डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट एजेंडाज हैं, उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो फिर इनएक्शन हो जाता है। तो ये तो सिर्फ रोड मैप बनाने के लिए अब ये गवर्नमेंट के पास टाइम है, मोहलत है। अगर ये रोड मैप नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान पे बहुत इंतशार फैल जाएगा, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। जैसे कि डॉक्टर साहब ये जो कहा जा रहा है पीछे हटना पड़ेगा, ये जैसे कि डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि इस गवर्नमेंट को थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि ये मुल्की मईशत को थोड़ा सहारा दे सके, तो क्या ये गवर्नमेंट कैपेबल है अभी तक की जो जितनी परफॉर्मेंस को देखकर? जैसे आपने कहा कि हर पार्टी का अपना एजेंडा है और उसके साथ वो आते हैं इसीलिए डिले होता है, तो क्या ये कैपेबल है कि अगर इनको टाइम दे दिया जाए तो ये मईशत संभाल सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि टाइम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है और उसमें तो जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं उनके आपने इलेक्शंस कराने हैं और जो असेंबलीज अगर डिसॉल्व नहीं हुई और वो चल रही हैं तो उनका आपने रोड मैप कि कब इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने उस पर ऊपर सेटलमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब ये गवर्नमेंट अगर मोहलत मांगती है हमें और टाइम चाहिए तो किससे मोहलत मांगनी है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो दी हुई है टाइम के, यही टाइम है। तो अगर मोहलत आपने मांगनी है, कुछ चीजों को पोस्टपोन करना है, तो पहला स्टॉप तो कोर्ट्स होगा। कोर्ट्स में जाके आप उनसे पूछें कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे कहना कि जी हम
हमें मोहलत दी जाए, तो वो फिर अवाम से आप पूछ लें, कोई रेफरेंडम करा लें अवाम से, मतलब कहीं से तो आपने लेजिटिमेसी लानी है ना। ये इलेजिटिमेट काम आपने सही, लेजिटिमेसी के लिए, इलेजिटिमेट काम वो है जी, लेजिटिमेसी के लिए ये भी तो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लग जाए या फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए या अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए, तो ऐसे में स्पेस मिल सकती है और इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि कोई अगर आपकी खुदा न खास्ता बहुत कोई जंग हो रही है जिसमें आपकी तबाही हो गई है या समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उस किस्म का तो हालात नहीं है। तो आई थिंक बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बड़ी क्लियर है सारी चीजों पे। जी ठीक है। और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बात करनी है तो वो कोर्ट्स से आप जाके पूछ सकते हैं, और अगर कोर्ट्स आपको कोई मोहलत देते हैं अंडर सम कंडीशंस, तो वो ही हो सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर साहब, अब आ जाएं कि ये जो सारा जितना भी ये बर्डन है ये अवाम के ऊपर आना है। अब IMF ने तो कह दिया है कि 500 अरब तक नए टैक्सेस लगाए जाएं, और जाहिर है इसका बोझ तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है कि ये जो टैक्सेस लगेंगे या ये जो 500 अरब का है ये बोझ किसी और कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, आम आदमी पर ना आए? जी, वो किया जा सकता है कि आप और अपने अखराजात कम कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो हुकूमती महकमे बनाए हुए हैं उनको खत्म कर सकते हैं। आप अपने खसारे खत्म कर सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्रिएट कर रही हैं उनकी सब्सिडीज बंद कर सकते हैं। आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं चीजों को, और उससे अपने कर्जों की अदायगियां कर सकते हैं। कर्जा सूद जो है और जो मेन कर्जा है उसकी अदायगी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन आसान ऑप्शन जो हुकूमत को नजर आता है कि वो टैक्स लगा लें और अपने आप को कम ना करें बट अवाम पे गिरा दें, तो वो भी उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। अब यही है कि मिफ्ता इस्लामी साहब ने जब बजट दिया था 2022-23 का, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट था, और उसमें तकरीबन 18,000 अरब का खर्चा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का और फेडरल गवर्नमेंट का, और उसमें कोई 2-2.5 हजार अरब की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। और हमें पता है कि ये प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ तो ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए होते हैं, इसमें चोरी चकारी भी बड़ी होती है और इसका इम्पैक्ट बड़ी देर बाद आता है। तो इन चीजों को आप बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाए और टैक्सों की भरमार ना करनी पड़े। लेकिन ये तो फिर प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है ना कि हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है, वो क्या करना चाहती है। तो हुकूमत ने तो वो आते ही है याशी करने के लिए, तो वो अब उसको अब आप कम करने के लिए तो जरा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई या मजीद भी बढ़ाई जाएंगी, और क्योंकि IMF की कंडीशन है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वजीर ममलिकत पेट्रोलियम ने मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा है कि रूस से तेल जो है जब आना शुरू हो जाएगा अप्रैल तक, तो तब जाकर ये पेट्रोल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। तो ये एक आवाम को देने के लिए लॉलीपॉप है, या वाकई आपको लगता है कि रूस से हम तेल जो है वो दरामद करने जा रहे हैं? जी, जाहिर है कि ये लॉलीपॉप है, क्योंकि इमरान साहब ने तो आज से 9 महीने पहले कहा था कि वो उनसे एग्रीमेंट की बातचीत हो रही है और हो जाएगा। लेकिन पहले तो इन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसी झूठ बोल रहे हैं, और फिर सीरियसली भी नहीं लिया। फिर अब 9 महीने के बाद अब के अगर वो विजिट कर लिया और ये एग्रीमेंट कर लिया है, तो फिर आगे और 9 महीने लग जाएंगे वो तेल को आने में, क्योंकि उसमें अभी बहुत से इश्यूज हैं जो सेटल करने हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, पैसे कैसे दिए जाएंगे, डॉलर्स में होगा, रुपयों में होगा, रूसी करेंसी में होगा, किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा। सो आई थिंक उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमारे लिए वो अभी अगर उस 9 महीने पहले शुरू करते तो शायद अब तक वो आना शुरू हो जाता, हम ट्रांसलेट कर पाते, लेकिन अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। साल लगेगा।
जी ठीक है, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम कि इस वक्त मुल्क की जो मईशत का हाल है उसको सहारा देने के लिए IMF तो मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेजर्स जो हैं वो हुकूमत को लेने होंगे ताकि इसको हम सही डगर पर ला सकें, और उसके लिए हमें एक मजबूत हुकूमत की भी ज़रूरत है जो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।